चलिए, स्ट्रक्चर के चैप्टर में हमने ये तो देखा कि एक स्ट्रक्चर कैसे हम डिक्लेयर करते हैं, स्ट्रक्चर में कैसे हम उनके मेंबर्स को बनाते हैं, मेंबर्स को बनाने के लिए, यूज़ करने के लिए, उनको एक्सेस करने के लिए कैसे स्ट्रक्चर वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं, और उसके ऊपर डिफरेंट हम कैलकुलेशंस वगैरह भी कर सकते हैं, जैसे हमने आपको एक कल क्वेश्चन भी दिया था, उम्मीद है आप लोगों ने कर लिया होगा। और जब हमारा ये कोर्स खत्म हो जाएगा तो एक दो हम आपको एग्जाम्पल और स्ट्रक्चर के बना करके दिखाएंगे, जिसमें हम और भी ज़्यादा थोड़ा डिफिकल्ट कैलकुलेशन भी परफॉर्म करके दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल जो है, आज हम आपको स्ट्रक्चर का एक और कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं कि जैसे हमने फंक्शन का चैप्टर पढ़ा था, तो फंक्शन के चैप्टर में हमने देखा था कि हम आर्ग्यूमेंट्स लेते हैं। तो जैसे फंक्शन में आर्ग्यूमेंट चाहिए होती है या फंक्शन को कॉल किया जाता है तो आर्ग्यूमेंट भेजी जाती हैं या फंक्शन के अंदर ही वैल्यूज पे काम होता है। तो जिस तरह से सिंपल आर्ग्यूमेंट्स आप फंक्शन में देते हैं, ऐसे ही आप फंक्शन के अंदर फंक्शन और स्ट्रक्चर को एक साथ भी यूज कर सकते हैं, जिसमें कि आप स्ट्रक्चर को एक फंक्शन में आर्ग्यूमेंट की तरह से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका एडवांटेज आपको ये मिलता है कि आप दो तरह से, पहली बात तो ये काम करते हैं, आप पूरा का पूरा स्ट्रक्चर भी एक आर्ग्यूमेंट की तरह से भेज सकते हैं, और आप स्ट्रक्चर के मेंबर्स को भी आप एक आर्ग्यूमेंट की तरह, स्ट्रक्चर के वेरिएबल को भी एक आर्ग्यूमेंट की तरह भेज सकते हैं। तो दोनों का एग्जाम्पल हम जल्दी जल्दी आपको बना करके दिखा रहे हैं। और दोनों में पहला है आपका कि एक स्ट्रक्चर मेंबर को आर्ग्यूमेंट की तरह से कैसे भेजा जाता है, पासिंग स्ट्रक्चर मेंबर एज आर्ग्यूमेंट। इसका हम आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं। अब हम किसी को और एडमिट नहीं करेंगे, ठीक है? जितने स्टूडेंट आ गए, अब मैं वापस अपने एनवायरनमेंट में जा रही हूँ। यहाँ पर एक नया प्रोग्राम हम खोलते हैं। ये है हमारा पासिंग स्ट्रक्चर members as आर्ग्यूमेंट्स। इसका एग्जाम्पल हम आपको यहाँ पर दे रहे हैं। सबसे पहले हम अपने प्री प्रोसेसर यहाँ पर डिफाइन कर लेंगे। फिर अब हम अपना स्ट्रक्चर यहाँ पे लेंगे, और यहाँ पर हमें उम्मीद है कि हमको स्ट्रिंग .h फाइल की भी जरूरत पड़ेगी, इसलिए हम अपना string.h भी यहाँ पर पहले से डिफाइन कर ले रहे हैं। अगर जरूरत नहीं पड़ेगी तो कोई बात नहीं, फिलहाल हमने ये काम कर लिया। अब हम अपना स्ट्रक्चर यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। प्लीज आप लोग अपने अपने सिस्टम में जिन लोगों ने म्यूट नहीं किया, खुद को म्यूट कर लीजिए। अब हम यहाँ पे अपना स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहे हैं। हमने एक स्टूडेंट नाम का स्ट्रक्चर यहाँ पे बना दिया, स्ट्रक्ट स्टूडेंट। और अब हम इसके मेंबर्स डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमने ले लिया नेम, जिसको हमने साइज दे दिया है 10। फिर हमने ले लिया है, मान लीजिए, रोल नंबर, और एक हमने यहाँ पर और इंटीजर ले लिया मार्क्स के लिए। ये हमारा स्ट्रक्चर का डेफिनेशन हो गया, और इस डेफिनेशन को हमने यहाँ पर आकर के क्लोज कर दिया। इस तरह से हमारा ये काम हो गया। अब हम इसके बाद में यहाँ पर मेन फंक्शन लिखेंगे। तो मेन फंक्शन लिखने के लिए अपना वही सिंपल मेन, और मेन फंक्शन को लिखने के बाद सबसे पहले हम अपने स्ट्रक्चर का वेरिएबल डिफाइन करेंगे। तो स्ट्रक्चर वेरिएबल डिफाइन करने के लिए वही स्ट्रक्चर नेम, और सपोज हम यहाँ इनिशियलाइज कर रहे हैं, हम मांगने वाले में टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, तो वैसे मांग भी सकते हैं ऐसे ही। तो हमने अपना stu1 नाम का एक स्ट्रक्चर वेरिएबल बनाया, और इसकी वैल्यूज को हम यही इनिशियलाइज करना चाहते हैं। तो पहला मेंबर है हमारा नेम, तो नेम लिख देंगे, ठीक है? यहाँ पे नाम लिख दिया हमने। फिर हमें क्या देना है, रोल नंबर डाल दिया, और फिर उनके डालने हैं मार्क्स। तो मान लीजिए किसी भी एक सब्जेक्ट के मार्क्स हम ले रहे हैं, तो यहाँ पे ये एक सब्जेक्ट के मार्क्स हमने दे दिए। इस तरह से हमने करा। एक और यहीं पर वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं, स्ट्रक्ट स्टूडेंट stu2 के लिए काम किया। अब यहाँ पर क्या है, उसको भी हम ऐसे ही डिफाइन कर देंगे। ये उनका वो हो गया, नाम हो गया, फिर उनका रोल नंबर हो गया,
और फिर उनके हो गए मार्क्स। ये हमने यहाँ पे दोनों को डिफाइन कर दिया। और यहाँ पर इसके बाद में अब सिर्फ हम एक फंक्शन बनाएंगे जिसे यहाँ पर कॉल करेंगे। तो हमें सिर्फ ये जो वैल्यूज हमने दी हैं इनको सिर्फ हमें प्रिंट कराना है। तो हमने प्रिंट कराने के लिए ऐसा हम मान लेंगे कि डिस्प नाम का फंक्शन कहीं बनाया होगा, उस फंक्शन को यहाँ पर हम सिर्फ कॉल कर रहे हैं। तो अब जब कॉल कर रहे हैं तो देखिए स्ट्रक्चर के जो मेंबर हैं एन, आर एन और एम के एस, यानी कि नेम, रोल नंबर और मार्क्स, इन स्ट्रक्चर मेंबर को हम एक आर्ग्यूमेंट की तरह अपने फंक्शन में यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे? कैर एन, ये पहली आर्ग्यूमेंट हो गई। फिर हम देंगे और यहाँ पर जो है हमको कॉल करेंगे, अभी तो सॉरी फंक्शन कॉल करना है हमको पहले। तो फंक्शन को कॉल करने के लिए तो अब स्ट्रक्चर मेंबर का यूज करेंगे हम। ऐसे यहाँ पे लिखेंगे, अब हमारे स्ट्रक्चर मेंबर का नाम क्या है? stu1। stu1 हमारा स्ट्रक्चर वेरिएबल है और इसकी मदद से अब हम यूज करेंगे अपना स्ट्रक्चर मेंबर डॉट एन। तो ये नेम के लिए पहुंच गया। फिर दूसरा stu1 डॉट आर एन और तीसरा stu1 डॉट एम के एस। ये हमने फंक्शन कॉल किया और पहले उसके लिए कॉल कर लिया। अब दूसरे के लिए देंगे तो फिर से सेम फंक्शन कॉल कर रहे हैं और इस बार सेकंड स्टूडेंट के लिए stu2 डॉट एन कॉमा stu2 डॉट आर एन कॉमा stu2 डॉट एम के एस। ये हमारे स्ट्रक्चर मेंबर थे, इनको हमने यूज किया फंक्शन के अंदर एज एन आर्ग्यूमेंट, इनको हमने यहाँ पे भेज दिया। फंक्शन कॉल करने के बाद अपने मेन फंक्शन को यहीं पर हम क्लोज कर देंगे। अब अगर हम अपना डिस्प फंक्शन यहाँ नीचे लिखते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि अगर नीचे लिखा है इसका मतलब डिस्प फंक्शन को कहीं ना कहीं आपको क्या करना होगा? डिक्लेयर करना होगा, यानी कि आपको फंक्शन प्रोटोटाइप देना पड़ेगा। और फंक्शन प्रोटोटाइप और फंक्शन डिक्लेरेशन आप कर रहे हैं तो वैसे तो आपने अभी तक देखा है कि मेन में ही आप कर देते हैं, क्योंकि आपने एक ही एक फंक्शन बनाया है मेन, और मेन में आपने अपने बनाए फंक्शन को कॉल किया है। लेकिन इस इंस्टेंस में यहाँ पर अगर हम देखें तो क्योंकि हम मेन में फंक्शन जरूर कॉल कर रहे हैं लेकिन फंक्शन के लिए जो आर्ग्यूमेंट्स ली जा रही हैं वो एक स्ट्रक्चर की आर्ग्यूमेंट्स हैं जो कि मेन का पार्ट नहीं है। इसलिए फंक्शन को ना तो आप मेन में डिक्लेयर करेंगे, ठीक है, और ना ही आप स्ट्रक्चर के अंदर डिक्लेयर कर सकते हैं। फंक्शन को डिक्लेयर करने के लिए आप उसे ग्लोबली डिक्लेयर करेंगे, यानी या तो आप सबसे पहले जहां आपने प्री प्रोसेसर लिखे हैं वहीं डिक्लेयर कर दीजिए। और डिक्लेयर करने के लिए भी कोई बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी है आपको क्या करना है? आपको कोई खास काम नहीं करना है, बस आपको वो लाइन यहाँ पर डिक्लेरेशन वाली लिखनी है। तो लिखने के लिए बाकायदा जैसे आप फंक्शन प्रोटोटाइप लिखते हैं वैसे ही आप अपना फंक्शन प्रोटोटाइप यहीं पे लिख सकते थे कि भाई आपका फंक्शन का नाम क्या है। फंक्शन का नाम है DISP। उसके बाद उसकी आर्ग्यूमेंट क्या है? सबसे पहले है कैर, हमने कुछ भी ले लिया XYZ, हमने पूरा नेम ही लिख लिया। हम खाली n भी लिख सकते हैं, आपको पता ही है कि आर्ग्यूमेंट में कोई फर्क नहीं, n दे दिया। फिर हमने INT रोल नंबर के लिए ये ले लिया और INT MKS ये ले लिया। ये हमारी फंक्शन प्रोटोटाइप है, इसीलिए फंक्शन प्रोटोटाइप को हमने लास्ट में सेमीकोलन से क्लोज भी किया। लेकिन अगर हम ये लाइन नहीं लिखना चाहते हैं, इस तरीके से इसको डिक्लेयर कर दिया, तो देखिए अब ये हमारा ग्लोबल डिक्लेरेशन है। इस फंक्शन को आप इस फंक्शन के अंदर यानी मेन के अंदर या मेन के अलावा भी यदि कोई और फंक्शन बनाते हैं और वहां यूज करना चाहते हैं तो भी आप यूज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, क्योंकि अब ये ग्लोबली डिक्लेयर है, जिसकी मतलब है कि एक्सेसिबिलिटी इसकी हर जगह हो जाएगी। पर हमने आपको पहले से भी बताया है कि हम इस स्टेटमेंट को यूजुअली चाहते हैं कि ये हमारी स्टेटमेंट जो है हम ना यूज करें, क्योंकि कोई भी गलती होने पर पूरे प्रोग्राम में एरर डिस्प्ले करेगा। तो इसका सबसे बढ़िया सॉल्यूशन क्या है कि जो फंक्शन हम बना रहे हैं, जिस फंक्शन की हम अभी डेफिनेशन लिखने जा रहे हैं, उस फंक्शन की डेफिनेशन ही हम क्या करें, सबसे पहले मतलब मेन के पहले लिख लें। जिस फंक्शन में फंक्शन को कॉल किया गया उसके पहले फंक्शन डेफिनेशन लिखें। तो वो आप स्ट्रक्चर के बाद में भी लिख सकते थे और स्ट्रक्चर के पहले भी लिख सकते थे। खैर, हम यहाँ पर स्ट्रक्चर के बाद अपना फंक्शन लिख ले रहे हैं यहाँ पर, और हमने यहाँ पे अब अपना फंक्शन लिखना है। तो यहाँ पर हम फंक्शन का नाम दिए दे रहे हैं और इसका रिटर्न टाइप हम वॉइड कर देंगे। फंक्शन का नाम दिया, अब हम अपने इसके आर्ग्यूमेंट लेंगे। कैर ले लिया हमने n, INT RN। ये जरूरी नहीं है कि आर्ग्यूमेंट सेम हो, ये हमने भी लिख दी है, मगर ये जरूरी नहीं है, ये डिफरेंट भी हो सकती थी।
बस अब आपको करना क्या है, इस फंक्शन में कुछ खास तो करना नहीं है, सिर्फ आपको यहाँ पे प्रिंटिंग करानी है। तो हमने कह दिया प्रिंट नेम और %s लगा दिया, न्यू लाइन, कॉमा, किसको प्रिंट करिए, n को प्रिंट करिए, मतलब हमारा जो ये n है, ये वाला n हम इसको लिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, इसको प्रिंट कीजिए, ये यहाँ दे दिया। फिर नेक्स्ट हमारा प्रिंट स्टेटमेंट आ जाएगा। नेक्स्ट हमें क्या प्रिंट करना है, नेक्स्ट प्रिंट करना है रोल नंबर %d, और यहाँ पे किसे प्रिंट करिए, यहाँ प्रिंट कीजिए rn को, और फिर नेक्स्ट प्रिंटेड, फिर क्या प्रिंट करना है आपको, मार्क्स, कॉमा, mks, ये लिखा, और क्योंकि कोई रिटर्न टाइप नहीं है इसलिए इसको सीधे सीधे यहाँ पर ऐसे दे दिया। तो इस फंक्शन में हमने काम कुछ नहीं किया है, इस फंक्शन में हमने सिर्फ इसका इस्तेमाल किया है ताकि हम जो वैल्यूज हमने ली हैं या हमने डिक्लेयर की हैं, इनिशियलाइज की हैं, उनको हम प्रिंट कर सकें, बस इतना ही हमने यहाँ पे किया है। अब हम इसको सेव कर लेंगे। हाँ, वो न्यू लाइन नेम के पहले नहीं है इसलिए बस अब उसी लाइन में प्रिंट हो गया। देखिए पहले स्टूडेंट का नाम प्रिंट हो गया राम, उसका रोल नंबर प्रिंट हो गया 111, और मार्क्स इन कंप्यूटर प्रिंट हो गए 99। दूसरे स्टूडेंट का नाम प्रिंट हो गया श्याम, रोल नंबर और मार्क्स इन कंप्यूटर 78। अब यहाँ पे तो सीधे सीधे हमने डिक्लेयर ही कर दिया था, देखिए, तो इसीलिए मतलब जो है आपका ये प्रिंटिंग जो हो रही है सिर्फ प्रिंट करा रहे हैं। आप चाहे तो इसमें मतलब वैल्यू एक्सेप्ट भी करा सकते थे, आप मांग सकते थे कि एंटर नेम, एंटर दिस एंड दैट, वो सारा काम कहाँ करते, मेन के अंदर करते, और फिर ये वैल्यू एक्सेप्ट करा के स्टोर करते स्कैन फंक्शन से, और उसके बाद उन वैल्यूज को आप प्रिंट करा सकते थे, क्योंकि सिर्फ इसमें हमने प्रिंटिंग की है। मगर मेन चीज आपको जो ध्यान देनी है यहाँ पे कि आपने स्ट्रक्चर के जो मेंबर्स थे, ये जो स्ट्रक्चर के मेंबर्स थे, इनको आपने फंक्शन में भेजा और आपने आर्ग्यूमेंट की तरह फंक्शन में स्ट्रक्चर के मेंबर को यूज किया। अब अगर आप पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को यूज करना चाहते हैं तो कैसे यूज करेंगे, इसके लिए यही हम यहाँ पे कॉपी कर ले रहे हैं पूरा प्रोग्राम। जरूरत नहीं पड़ी स्ट्रिंग की तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको लिखा रहने देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसे हमने कॉपी किया और न्यू प्रोग्राम में गए और यहाँ पर हमने इसको पेस्ट कर दिया। अब जो जो चेंज करना है बस वही हम चेंज कर देंगे। अब स्ट्रक्चर वेरिएबल को एक आर्ग्यूमेंट की तरह हम भेजेंगे। तो यहाँ पर हमने मान लीजिए यही स्ट्रक्चर है हमारा, यही फंक्शन हमने बनाया हुआ है और ऐसी हमने वैल्यूज भी इनपुट कर दी हैं। लेकिन अब देखिए हमारा फर्क क्या होगा, मेन में सबसे पहले हम आ जाते हैं। मेन में हमने यहाँ पे किया, यहाँ तो हमने भेजे थे स्ट्रक्चर मेंबर, अब हमको भेजना है स्ट्रक्चर अपना एक वेरिएबल की तरह, जो स्ट्रक्चर वेरिएबल हमने बनाया उसको एक आर्ग्यूमेंट की तरह। तो देखिए यहाँ पर सबको कुछ करने की जरूरत नहीं है, और यहाँ भी ये कुछ आपको लिखने की जरूरत नहीं है। stu1 ये एक स्ट्रक्चर वेरिएबल था और stu2 दूसरा स्ट्रक्चर वेरिएबल था। इसको हमने अपने फंक्शन में एक आर्ग्यूमेंट की तरह भेजा, और जैसे ही भेजेंगे तो वो एक्सेस करेगा, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर पास हो जाएगा एक आर्ग्यूमेंट की तरह उसमें फंक्शन के अंदर, और आपका काम जो है ये इस तरह से करेगा। अब इसे सेव करते हैं। और इसे भी रन कराते हैं। यहाँ पे इसको चेंज करेंगे, इसको नहीं चेंज किया हमने। जब स्ट्रक्चर को भेजेंगे तो ये भी हमारा जो है यहाँ पर stu, ये पूरा स्ट्रक्चर का नाम यहाँ पर आएगा इस तरह से। जी, तो स्ट्रक्चर को ही हम अपने फंक्शन में भी कॉल करेंगे, सेव करेंगे, रन करेंगे।
यहाँ भी अब स्ट्रक्चर वेरिएबल यहाँ पर बनाना पड़ेगा हमें फंक्शन के अंदर। ये स्ट्रक्चर वेरिएबल हम यहाँ बना लेते हैं, एस टी मान लिया हमने यहाँ पर, तो ये हो जाएगा हमारे यहाँ पर एस टी, क्योंकि वो वेरिएबल तो चाहिए ही होगा, तो उस वेरिएबल को वहाँ ना बना करके हम फंक्शन के अंदर बना रहे हैं और फंक्शन के अंदर उनको दे रहे हैं, इसीलिए वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है। तो ये हमने करा, सेव करेंगे और ये देखिए क्लियर स्क्रीन कर देते हैं, तो आप देखिए ठीक है। फर्स्ट स्टूडेंट का नाम डिस्प्ले हुआ, रोल नंबर, मार्क्स डिस्प्ले हुए। दूसरे स्टूडेंट के, ये तो सिर्फ हमने बस क्या किया यहाँ पर कि इनिशियलाइज कर दी वैल्यू, टाइम वेस्ट करने के लिए, मतलब वेस्ट ना हो इसके लिए। लेकिन आप चाहते तो ये वैल्यू एक्सेप्ट कर सकते थे, और अगर एक से ज्यादा वैल्यू थी तो आप एरे भी बना सकते थे। लेकिन अगर मान लीजिए एग्जाम में कुछ इस तरह का क्वेश्चन आता है कि हाउ विल यू पास अ स्ट्रक्चर वेरिएबल एज आर्ग्यूमेंट, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल, इतना भी लिखाएंगे, दैट विल बी मोर देन एनफ। और अगर उन्होंने पूछा हाउ विल यू पास स्ट्रक्चर मेंबर एज एन आर्ग्यूमेंट, तो लास्ट एग्जाम्पल को कंसिडर करते हुए आप अपना कोई खुद का एग्जाम्पल बना सकते हैं और इस तरह से लिख सकते हैं। तो स्ट्रक्चर के वेरिएबल को या पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को आप आर्ग्यूमेंट की तरह भेजते हैं। अब लास्ट है कि एक पॉइंटर को कैसे हम स्ट्रक्चर में भेजेंगे, और पॉइंटर को स्ट्रक्चर में भेजने के लिए भी हम यूज करेंगे फंक्शन का। तो यहाँ पर नेक्स्ट है हमारा, यही पूरा कोड हम कॉपी कर ले रहे हैं। ये चैप्टर आज यहीं फिनिश हो जाएगा हमारा, आज बस खत्म है ये। अब हम कर रहे हैं पासिंग पॉइंटर्स टू स्ट्रक्चर एज आर्ग्यूमेंट्स। पॉइंटर को एक स्ट्रक्चर में आर्ग्यूमेंट्स की तरह भेजना। कैसे हम यह काम करेंगे, हमने यही अपना बना के रखा हुआ है, नेम, रोल नंबर, मार्क्स। अब सबसे पहले हम अपने फंक्शन की बात कर लेते हैं, हम यहाँ पे फंक्शन कौन कौन से यूज कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा चेंज कर देंगे। ये हम हटा देते हैं, इसकी अभी हमें जरूरत नहीं पड़ रही है कहीं पर भी। सबसे पहले तो हमने अपना स्ट्रक्चर बना रखा है, स्ट्रक्ट स्टूडेंट, इसमें रोल नंबर ये सब है। अब हम यहाँ पर अपने पहले मेन फंक्शन पे आ जाते हैं। मेन फंक्शन में देख लेते हैं कोई चेंज करना है क्या। तो यहाँ पर हमने 2 स्टूडेंट के लिए बना लिया है इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक फंक्शन और बनाएंगे, ये तो डिस्प्ले है, और यहाँ पर पहले हम मार्क्स को एक फंक्शन यहाँ पे और बना करके आपको दिखाएंगे। ये तो हमने स्ट्रक्चर वेरिएबल अपने डिक्लेयर किए, स्क्रीन को हम क्लियर करने का फंक्शन यहाँ पे ही लगा दे रहे हैं, ये किया। अब यहाँ पे एक फंक्शन हम और भेज रहे हैं, मान लीजिए मार्क्स में इंक्रीमेंट करने का भेज रहे हैं, तो INC बना लिया हमने अपने फंक्शन का नाम। ये फंक्शन हम अभी यूज करेंगे मार्क्स का इंक्रीमेंट का, और यहाँ पर हम अपने स्ट्रक्चर को भेज रहे हैं। अब अगर पॉइंटर्स की तरह भेजना है, मतलब पॉइंटर्स के फॉर्म में यूज करना है, तो जाहिर सी बात है कि जो चीज फंक्शन के अंदर जाएगी उसका रेफरेंस जाएगा, क्योंकि जब तक रेफरेंस नहीं आएगा तब तक उसका एड्रेस कैसे मिलेगा, और एड्रेस नहीं मिलेगा तो पॉइंटर स्टोर क्या करेगा। क्योंकि ये बात आप सभी लोगों को अच्छे से पता होगी कि पॉइंटर का काम सिर्फ और सिर्फ मेमोरी लोकेशन को ट्रैक करना और उसको स्टोर करना है, ना कि कोई वैल्यू को। तो एड्रेस भेजने के लिए हमें अपने स्ट्रक्चर को भी एड्रेस के साथ ही भेजना होगा, और वो कैसे भेजेंगे, एंड stu1, ये हमारा पहला स्ट्रक्चर वेरिएबल था, उसका एड्रेस भेजा। और इसी तरह से फिर से सेम फंक्शन में एंड stu2, ये तो हमने भेज लिया उसके लिए, मतलब इंक्रीमेंट के लिए। और अब यहाँ पर ही उसको डिस्प्ले भी कराना है, तो फिर से एंड stu1, इसकी तो कोई जरूरत है नहीं, हम पूरे स्ट्रक्चर को भेज रहे हैं। आपने देख ही लिया है कि स्ट्रक्चर वेरिएबल अगर यूज होता है तो वो ज्यादा हमारे लिए आसान है, प्रोग्राम की लेंथ को भी कम करता है और कोड को भी सिंप्लीफाई करता है। तो ऑब्वियसली फिर अब हम स्ट्रक्चर मेंबर पे कम काम करेंगे, स्ट्रक्चर वेरिएबल ज्यादा काम करेंगे। ये हो गया हमारा। तो यहाँ पे हमने INC नाम का एक फंक्शन बनाया और डिस्प्ले नाम का फंक्शन बनाया। अब मेन में तो हमारा ये काम हो गया, मेन का काम खत्म हो गया। अब सिर्फ हमें वो इंक्रीमेंट और ये 2 फंक्शन लिखने हैं, ये हमने यहीं पे बंद कर दिया और ये मेन खत्म। अब बस हमें दोनों फंक्शन वो डिस्प्ले करने वाला लिखना और इंक्रीमेंट डिस्प्ले हमारे पास लिखा हुआ है, यहीं पर हम इंक्रीमेंट फंक्शन भी लिख लेते हैं, मेन के पहले लिख लेते हैं। तो मेन के अब पहले लिखना है तो void INC हमारे फंक्शन का नाम है, और यहाँ पर स्ट्रक्चर मेंबर आएगा तो वही आपको स्ट्रक्ट कीवर्ड से ही यूज करना है, स्ट्रक्ट
स्टूडेंट स्ट्रक्चर का नाम, और अब आपको क्या लेना है, स्ट्रक्चर के नाम के साथ आपको लेना है एक स्ट्रक्चर वेरिएबल, और वो स्ट्रक्चर वेरिएबल जो कि मेमोरी को लोकेट कर रहा होगा, इसलिए आप उसे क्या बना देंगे, एक पॉइंटर बनाएंगे। कुछ भी नाम दे देते हैं, हमने stptr नाम दे दिया, कोई भी नाम दे सकते हैं, xyz वो हमने सिर्फ दिया है, उसके लिए मतलब ये नाम फिक्स नहीं है, आप कुछ भी लग सकते हैं। और अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि जो हमारा स्ट्रक्चर वेरिएबल है उसके मार्क्स की वैल्यू हम बढ़ाएंगे। ठीक है, तो मार्क्स की वैल्यू बढ़ाने का मतलब ये है कि जो वैल्यू दी गई होगी उससे एक एक नंबर हम उसमें बढ़ा रहे हैं, ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं। जैसे हमने 99 दिया है तो 100 हो जाए, और 78 दिया है तो आपका 79 हो जाए। लेकिन उसके लिए आपको अब ये चीज यहाँ पर एक नया आपको सिंबल भी यूज करना पड़ेगा हमारा, जो जिससे कि हम कनेक्शन एस्टेब्लिश करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि क्या करिए, stptr हमारा पॉइंटर वेरिएबल, और यहाँ पर एक सिंबल ये ऐसे यूज करेंगे। इससे कनेक्शन बनाएंगे किसका, मार्क्स का, कि स्टूडेंट के पॉइंटर में जो मार्क्स की वैल्यू स्टोर की गई है उसको आप +1 कर दीजिए। प्लस प्लस करने का मतलब है उसमें 1 ऐड कर दीजिए, इतना ही करेंगे। ये सिंबल आपको यूज करना पड़ेगा जब भी आप स्ट्रक्चर को अपने पॉइंटर को, मतलब पॉइंटर में आप स्ट्रक्चर भेज रहे हैं, पॉइंटर की मदद से भेज रहे हैं, तब ये सिंबल आपको यूज करना होगा। इसके बाद आपको डिस्प्ले फंक्शन यूज करना है, तो डिस्प्ले फंक्शन में भी आपको स्ट्रक्चर वेरिएबल तो बनाना ही पड़ेगा। तो स्ट्रक्ट स्टूडेंट और अपना वेरिएबल पॉइंटर वाला वही stptr, ये हमने बना दिया। और अब हम इन्हें प्रिंट करा रहे हैं, तो प्रिंट कराते समय भी बस आपको वही ध्यान रखना है कि अब हम इसे कैसे, इसका रिलेशन किसके साथ देंगे, अपने पॉइंटर के साथ। stptr की n वैल्यू, stptr का रोल नंबर और हमारे पॉइंटर का मार्क्स, stptr। बस अब हम इसे सेव कर रहे हैं। और ये देखिए वैल्यूज आपकी यूज हो गई। तो इस तरह से इतना काम आप जो है स्ट्रक्चर के थ्रू करते हैं। स्ट्रक्चर को कैसे आप आर्ग्यूमेंट में भेज सकते हैं, स्ट्रक्चर वेरिएबल को कैसे भेज सकते हैं, और स्ट्रक्चर वेरिएबल को पॉइंटर के थ्रू कैसे भेज सकते हैं, ये सारी चीजें आपने देखी। और इसके साथ ही आपका जो स्ट्रक्चर चैप्टर है, वैसे तो देखिए नेस्टिंग ऑफ स्ट्रक्चर्स भी होता है, स्ट्रक्चर को आप नेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी हम वो चीजें कोई भी इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि ना तो वो आपके सिलेबस में है, ना ही उतनी टेक्निकलिटी में आपको जाना है। लेकिन अगर आगे समय रहेगा और हमें जरूरत समझ में आएगी कि हाँ जरूरी है, तो वो फिर हम आपको आगे नेस्टिंग ऑफ स्ट्रक्चर, कोई भी एक जन नोट कर लीजिए कि नेस्टिंग ऑफ स्ट्रक्चर बताना है। और अगर नेस्टिंग स्ट्रक्चर नहीं भी बताएंगे तो भी स्ट्रक्चर के 1-2 एग्जाम्पल आपको जरूर बताएंगे। तो इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाता है। आप लोग प्लीज बहुत ध्यान से इन चीजों को पढ़िएगा। जितने भी लोग अभी भी रेगुलर नहीं है और आपका कोई उनमें से बैचमेट ही है, प्लीज उनको सजेस्ट कीजिए कि रेगुलरली वो चीजों को पढ़ें। क्लास के टाइम पे नहीं आते हैं तो बाद में वो वीडियो देख लें और चीजों को प्रैक्टिस में रखिए, क्योंकि अगर आप इन चीजों को प्रैक्टिस में नहीं रखेंगे तो लास्ट मोमेंट में आपके लिए बहुत मुश्किल। और ये चैप्टर जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आना ही आना है, इससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन। जो लोग पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स रेफर कर रहे होंगे उन्होंने देखा होगा कि हर साल में मतलब 2 बार एग्जाम होता है तो एक बार तो पेपर में क्वेश्चन आया ही आया है, तो बहुत रेयर होता है कि नहीं आया है। तो थ्योरी भी तैयार करिए और ये सब चीजें तैयार करिए। अगला चैप्टर हम कल से शुरू करने जा रहे हैं स्ट्रक्चर के साथ। अब हम अगला चैप्टर पढ़ाएंगे आपको यूनियन का, सॉरी यूनियन कह रही हूँ, पॉइंटर्स का। यूनियन की कोई प्रोग्रामिंग आपके कोर्स में नहीं है। यूनियन और स्ट्रक्चर का डिफरेंस आ सकता है, या यूनियन से आप क्या समझते हैं, वो आपको मैंने प्रेजेंटेशन में नोट्स बना के दे दिए हैं, आप लोग देख लीजिएगा। कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, कोई चीज समझ में ना आ रही हो तो बताइएगा। अदरवाइज जितना बता दिया उतना ही आप एग्जाम में लिखाएंगे तो आपको सफिशिएंट मार्क्स मिल जाएंगे, जितना मतलब मोर देन एनफ हमने कंटेंट आपको दे दिया है।
अगला चैप्टर हमारा पॉइंटर का है, जिसमें पॉइंटर में हम आपको ज्यादातर थ्योरी बेस्ड ही है। एग्जाम में या तो उसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं या फिर उसके थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो बाकी प्रोग्रामिंग में तो जहां जहां पॉइंटर यूज हो रहे हैं वो हम यूज कर ही रहे हैं, जैसे अभी भी हमने देखा तो पॉइंटर्स का यूज करके काम किया। तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा थोड़ा ट्रिकी है, डिफिकल्ट है। क्लास में बहुत ही चैतन्य होकर बैठिएगा और ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पार्ट में पॉइंटर से कम 4 या 5 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो वो हम नेक्स्ट क्लास से अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं। मीनवाइल स्ट्रक्चर की सारी चीज़ों को रिवाइज कीजिएगा। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम्स है, आप ग्रुप में या इंडिविजुअली हमें मैसेज कर दीजिए, जो भी डाउट्स है। अगर ज़्यादा डाउट्स होंगे तो हम कल की क्लास में पहले डाउट्स ही क्लैरिफाई करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। नहीं तो कल हम अपना चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, आप लोग अपने डाउट्स जो भी इंडिविजुअल हैं छोटे मोटे, तो उनको हम अलग से भी आपको क्लैरिफाई करके दे देंगे। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। और आपका मर्ज सॉर्ट का हमें याद है शिवानी, लेकिन ये एक्चुअली दूसरा लैपटॉप है, इसमें हम प्रोग्राम पहले बना लेंगे फिर आपको दिखा देंगे। मे भी कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो गई हो या फिर आप लोगों ने टाइपिंग में कोई मिस्टेक की हो, तो एक बार वापस से पूरा प्रोग्राम हम लिख लेंगे इसमें, तो आपको उसको दिखा देंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू मैम।